और अब हम पढ़ते हैं दूसरा यूनिट हिंदी का मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के यहाँ पर बातचीत रहेंगी सारी। और ये जो दूसरा यूनिट है आपका 15 नंबर का यूनिट है। निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे। सभी महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को अपना यहाँ पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला बिंदु आता है कि किसी भाषा को सुनकर के समझने में निम्न बिंदु आपके सकारात्मक रूप से सहायक होते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला तो क्या रहता है कि भाषा का संदर्भ अपने को पता होना चाहिए। यदि हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उस स्थिति में सुनना ना सुनना यहाँ पर बराबर रहेगा, समझ में ही नहीं आएंगे, समझ ही नहीं बना पाएंगे। दूसरा, उसके विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए कि सुनने वाले विषय वस्तु से परिचित अगर नहीं है तब भी वो समझ में अपने में नहीं आएंगी। तीसरा, भाषा का स्तर अपने अनुकूल होना चाहिए, तब वह प्रयुक्त करी जा सकती है, अन्यथा वह भी काम की नहीं है। भाषा भी अपने स्तर की होनी चाहिए। उसके बाद में रुचि भी अपनी उसमें होनी चाहिए। जब तक सुनने वाले की रुचि की बात अपन नहीं करेंगे तब वह काम में समझ में आएगी। सुनने वाले की रुचि की अगर बात करेंगे तभी काम में समझ में आएगी, वरना कोई बात हमारी रुचि की नहीं होती है तो सुनी बात को भी हम अनसुनी कर देते हैं, ऊपर से ही गुजर जाती है। उसके बाद में पांचवा बिंदु है बातचीत को लेकर के। किसी भी विषय पर प्रभावी बातचीत या फिर विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो उस विषय के प्रति हमारी समझ अधूरी ही रह जाती है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर स्टार्टिंग में मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के संदर्भ को लेकर के यहाँ पर कुछ बातें आती है कि मौखिक अभिव्यक्ति में संदर्भ का बड़ा महत्व है। जब आप बोल रहे होते हैं तब उसके अर्थ का संबंध संदर्भ से जुड़ा होता है। सामान्य वार्तालाप के समय मौखिक अभिव्यक्ति की जो भाषा है वो जिस रूप में होती है वह स्वरूप भाषा, कहानी, भाषण में नहीं होता है। शब्द चयन, वाक्यों का निर्माण आदि में अंतर आ जाता है। इसके दो संदर्भ होते हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक संदर्भ में क्या रहता है कि यह अभिव्यक्ति कतिपय नियम, शिष्टाचार आदि में बंधी रहती है। सहजता, स्वतंत्रता के साथ में मनोगत विचारों को स्पष्ट करने, प्रकट करने की छूट इसमें नहीं होती है, नियमों में बंधी रहती है। दूसरा जो अनौपचारिक संदर्भ है, इसमें अभिव्यक्ति को सहजता और स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह पाता है। तो औपचारिक अनौपचारिक के बारे में ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न जो रूप हैं, विभिन्न स्वरूप, जैसे वार्तालाप, नाटक के संवाद, भाषण, समाचार वाचन आदि उक्त दोनों ही संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों को लेकर के प्रश्न आता है। तो इसमें ध्वनि के स्वरूप का महत्व है, जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन होता है। आवाज़ अथवा ध्वनि का आधार उच्चारण प्रयत्न है। हम एक ही वाक्य को लहजे के आधार पर अलग अलग अर्थ में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे हो, इसका एक अर्थ है जाने का कारण जानना। दूसरा अर्थ क्या है, जिन्हें नहीं जाना चाहिए, कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो यहीं रुको। ये बात रही कि तुम क्यों जा रहे हो। और ये एक ये रहेगी कारण जानना, कि तुम क्यों जा रहे हो, तो कारण जानना, तो तुम क्यों जा रहे हो के भी अलग अलग दो अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। तो ये आप समझिएगा। और इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य का अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, तो इसको ज़रूर से याद कर लेना है। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण उद्देश्य, पहला उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुन करके समझने का महत्व है। इसको जानना कि सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुना क्या है, क्या कहा गया है, तो उसके ऊपर फोकस करके उसको जानना, समझना। दूसरा बिंदु, इसमें वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। तीसरा बिंदु, आवाज़ के उतार चढ़ाव, संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना, कि कहाँ पर कब वर्ड किसके ऊपर जोर डालना है, किसको हल्के में बोलना है, तो वो सारी चीज़ें वर्ड का उतार चढ़ाव रहेगा। और चौथा बिंदु, श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। पांचवा बिंदु, आदेश व निर्देश की भाषा, उसमें अंतर और उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना। छठा बिंदु, विशेष विभिन्न प्रकार के वार्तालाप और उनमें भागीदारी को समझना। सातवां बिंदु, जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। आठवां बिंदु, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित किए जाने वाली गतिविधियों की समझ बनाना। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं वार्तालाप को लेकर के। अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहता है मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही वार्तालाप यहाँ पर आएगी। तो वार्तालाप दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सामान्य वार्तालाप और एक विशिष्ट किसी टॉपिक विशेष पर या किसी मुद्दे विशेष पर यहाँ पर बात आ जाती है। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट वार्तालाप के लिए उस विषय का जानकार होना आवश्यक है। उस विषय के जानकार के अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच में ही संभव है। तो दो प्रकार की वार्तालाप आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो नॉर्मल बातचीत और एक विशिष्ट बातचीत। यहाँ पर वार्तालाप की विशेषताओं को लेकर के अगला बिंदु आता है कि वार्तालाप मधुर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाली गलौज कर रहे हैं, मधुर वार्तालाप होनी चाहिए।
दूसरा है उसमें प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए कि कोई मोरल उसका होना चाहिए। तीसरा बिंदु है बोलचाल की भाषा में गतिशीलता भी होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, नेचुरलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। पांचवा बिंदु है बोलचाल में यथोचित हाव भाव भी होने चाहिए। छठा बिंदु है बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। सातवां बिंदु है वार्तालाप का भाव प्रकट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और आठवां बिंदु है व्याकरण संबंधित शुद्धता भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये वार्तालाप की विशेषताएं यहाँ पर नॉर्मली आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधिता के बारे में। जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त करी जाती है। और श्रवण कौशल में दोष के कारणों को लेकर के अगर अपने को जानना है तो यहाँ पर बिंदु आएगा कि मौखिक कार्य का अभाव उनमें हो जाएगा, और कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्यपुस्तक की क्लिष्टता, अशांत वातावरण, एक साथ दो काम, श्रवणेंद्रियों का बाधिक होना, तो ये सारे इसके दोष के कारण रहते हैं इनके माध्यम से। और इसके बाद में आदेश और निर्देश को लेकर के अपना अगला बिंदु आता है। इसमें देखिए आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है कि ये काम होना ही चाहिए, ये मेरा आदेश है। और निर्देश यहाँ पर है कि ये आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, ये निर्देश करना है। तो इस तरह से समझना है कि जिसमें कार्य को मानने की बाध्यता रहती है तो वो क्या रहता है, आदेश रहता है। जबकि निर्देश की भाषा अनिवार्यता की जगह संकेतात्मक रहती है कि संकेत आपको दिए गए हैं, आपकी इच्छा तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। साथ ही आदेश की भाषा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहती है। और जबकि निर्देश की जो भाषा रहती है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यवहार में जरूरी परिवर्तन कर लेना यहाँ पर होता है। तो आदेश और निर्देश में अंतर यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में देखिए आदेशात्मक और निर्देशात्मक जो भाषा है इसकी विशेषताओं को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो इसमें देखिए आदेशात्मक भाषा बाध्यता और अनिवार्यता का भाव लिए होती है, और दूसरी ओर निर्देशात्मक जो भाषा है वो प्रेरणास्पद शैली में होती है, इसकी भाषा संकेतों वाली होती है। तीसरा बिंदु आदेशात्मक भाषा संक्षिप्त रूप में भावपूर्णता के लिए होती है, जबकि निर्देशात्मक भाषा में पूरक वाक्यों का सहारा लिया जाता है। चौथा बिंदु आदेशात्मक भाषा में बोलने वाले विशेषाधिकारी होता है, जबकि निर्देशात्मक भाषा कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। तो निर्देश कोई भी दे सकता है, पर आदेश दिया जा रहा है तो अपने से ऊंचा कोई आदमी होगा, ऊंचे पद पर होगा, तो वही अपने को आदेश दे सकता है। तो आदेशात्मक भाषा में बोलने वाले विशेष अधिकारी होता है, और जबकि निर्देश अपने को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो ये कुछ बिंदु आदेश निर्देश के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। अब हम वार्तालाप का अगला बिंदु नाटक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाटक अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इससे बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। नाटक मंचन में बच्चे तरह तरह के कौशल अपनाते हैं। विद्यालय में नाटक मंचन का मौका देकर के मौखिक अभिव्यक्ति को संवारा और निखारा जा सकता है। नाटक मंचन के लिए बच्चे को ऐसे विषय दिए जाएं जो उसके आसपास के ही, जैसे शादी, सच्चाई, पानी के बचाव के बारे में, तो ऐसे बिंदुओं पर नाटक जो होता है तो वो स्थायी ज्ञान के लिए नाटक यहाँ पर आप उदाहरणों के माध्यम से समझिए। और इसके बाद में कविता पठन की बात करते हैं। कविता पठन से बालक की रागात्मक शक्तियाँ उभरती है। कविता को वह गा कर के समझता है, याद करता है, तो यहाँ पर रागात्मक शक्तियाँ उभरेगी। और कक्षा में आदर्श कविता वाचन के पश्चात में छात्रों की अनुकरण वाचन करवाया जा सकता है, जिससे बालक को उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह, गति, विराम, प्रवाह आदि का ज्ञान हो सकेगा। कविता पाठ पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा जब कविताओं को गा कर के यहाँ पर राग के साथ में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चों को कविता में शुद्धता यहाँ पर आती है। आरोह अवरोह का पता चलता है, गति, विराम आदि का पता चलता है कि कहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किस वर्ड पर ज़्यादा जोर देना है, शब्द पर जोर देना है, किसको लयात्मक थोड़ा सा लंबा खींचना है। तो वो सारी चीज़ें कविता पाठ में रागात्मक शक्तियाँ यहाँ पर उनका विकास होता है। भाषण में क्या होगा, भाषण के बारे में देखिए। विद्यालयी शिक्षा पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी व व्यंग्यात्मक शब्द बनकर के उभर रहा है। भाषण अभिव्यक्ति कौशल का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें भाषाई अभिव्यक्ति का अपार संभावनाएं निहित इसमें होती है। भाषण की प्रमुख जो विशेषताएं हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। पहला है विषय की पूर्व जानकारी अपने को होनी चाहिए, तभी अपन उसके बारे में भाषण दे सकते हैं। उस विषय का ज्ञान और अध्ययन अपने को होना चाहिए। विषय को रोचक बनाने का कौशल अपने पास में होना चाहिए कि अपन दूसरे को प्रभावित कर सके अपने वर्डों के माध्यम से, तो वहाँ पर वो रहेगा। तीसरा बिंदु श्रोताओं को संतुष्ट करने वाली सामग्री अपने पास में होनी चाहिए और अपनी भाषा ऐसी होनी चाहिए। चौथा बिंदु विषय को केंद्रित रखने का कौशल अपने पास में होना चाहिए। नाटकीय भाव भंगिमाओं का प्रयोग करने की दक्षता, हाव भाव आदि होने चाहिए। गतिशील, सरल और स्पष्ट भाषा शैली अपने पास में होनी चाहिए। संप्रेषणीयता का गुण अपने पास में होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे भाषण की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु अध्यापक द्वारा किए जाने वाले काम,
यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि अध्यापक कौन कौन से ऐसे काम करेगा कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास उससे हो जाए। तो पहला बिंदु आता है बच्चों की बात ध्यानपूर्वक सुनेगा, अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा बच्चों को। दूसरा बिंदु, अभिव्यक्ति के नए नए रूपों को जाने और उनसे बच्चों का परिचय करवाए। तीसरा बिंदु, यह जरूरी नहीं कि भाषण कला में सभी बच्चे निपुण हों, उन्हें भाषा अभिव्यक्ति के अन्य जो माध्यम हैं जैसे कहानी कहना, बातचीत करना, नाटक आदि के रूपों में भी परिलक्षित करावें। और चौथा बिंदु है दूसरों को सुनने की आदत डाल करके भी बच्चों में आत्मविश्वास अपन बढ़ा सकते हैं। पांचवा बिंदु है कि बच्चों को प्रश्न पूछने की आज्ञा देना, स्वयं से उससे आत्मीयता के साथ में प्रश्न पूछना। छठा बिंदु है मौखिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक प्रयास को सराहना देना। सातवां बिंदु है कि आपका प्रोत्साहन बच्चे को भविष्य को सुधारने की प्रेरणा देता रहेगा। आठवां बिंदु है ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विषय में उसकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित भी करेगा। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करा जाएगा, तो मूल्यांकन को लेकर के भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जाँच करे, जैसे भाषा की शुद्धता, विषयों में सशक्तता, प्रभाव उत्पादकता, व्यवहारिकता भी है, अवसरानुकूलता, गतिशीलता, मधुरता और शिष्टता। तो ये सारे गुण देखने होंगे, इन सारी उपलब्धताओं को जांचना होगा। पहला बिंदु यहाँ पर देखिए, कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार और कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता रहे तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करता रहे। दूसरा बिंदु, भाषण विवाद प्रतियोगिता के अवसर, कविता प्रस्तुति के समय बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र शिक्षक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। चौथा बिंदु, कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के समय शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता आदि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पांचवा बिंदु, आशुभाषण शुक्ति का विशदीकरण के समय छात्र को भाषा ज्ञान, धैर्य की जांच आदि करी जा सकती है। दल शिक्षण की स्थिति में शिक्षक छात्र के आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत मनोभावों का प्रदर्शन, नेतृत्व के गुण की जांच करी जा सकती है। तो छठा बिंदु ये हो गया। इसके बाद में सातवां बिंदु है किसी कहानी कविता की समीक्षा करने के लिए निर्देश देकर के छात्र के संप्रेषण की जांच कर सकते हैं। आठवां बिंदु, शिक्षक छात्रों से कहानी सुने, चित्र दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए कहे, समस्या समाधान के लिए कहा जाए। ऐसे अवसर पर छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल, जो सुनने का कौशल है, इसको विकास कैसे करेंगे, इसका विकसित करने के क्या क्या आधार होने चाहिए। तो ये बिंदु देखिए, इसके 5 आधार हैं। पहला आधार है पर्याप्त श्रवण, यानी कि पर्याप्त सुनना। बहुत देर तक बहुत सी बातों को लगातार सुनेंगे तो अपने को वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होएगी। जैसे आप हमारे वीडियोस देख करके लगातार सुन रहे हैं तो आपके काफ़ी हद तक सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। आपको अलग से कहीं पर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूमती रहेगी। तो ये पर्याप्त श्रवण हो गया। पर्याप्त श्रवण से उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था का प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पर पड़ते रहने के कारण से उसमें ध्वनियों को पहचानने की शक्ति का विकास स्वतः ही होने लगता है। हिंदी के पर्याप्त श्रवण के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला तो हिंदी मातृभाषा भाषी व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन कर सकते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर पर हिंदी कार्यक्रमों को सुनने की व्यवस्था कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु, हिंदी गीत, कविता, वार्तालाप, चुटकुले, पहेलियाँ आदि सुन सकते हैं और नाटकों का आयोजन कर सकते हैं। तो ये सारे बिंदु आपको पर्याप्त श्रवण में यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले पर्याप्त सुन लिया जाए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आधार क्या है, शांत चित्त श्रवण। इसका अर्थ है अध्येता जो भी सुने शांत चित्त होकर के सुने, आराम से सुने, यहाँ पर शांत वातावरण में शांत मन के साथ में सुने। श्रवण के समय चेतना, मस्तिष्क उदासीनता, क्रोध, चिंता, भय, घृणा, आवेश जैसे उद्वेगों से पूर्णतया मुक्त होने पर ही सही सुन सकेंगे। शांत चित्त होकर के सुनी गई बात अच्छी तरह से सुनने पर मस्तिष्क में अच्छी तरह से प्रविष्ट तथा स्थिर होती है। तो ये शांत चित्त श्रवण दूसरा यहाँ पर आधार हो गया। तीसरा आधार है एकाग्र श्रवण। प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क की विशेषता है कि जिस बात में रुचि रखता है उसकी ओर एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता की स्थिति में की गई कोई भी क्रिया स्थिर तथा प्रभावकारी होती है। अतः भाषा के समय उसके श्रवण में रुचि, जिससे कि एकाग्रता बनी रहे। तो एकाग्रता यहाँ पर तीसरा आधार हो गया। इसके बाद में चौथा आधार है अनौपचारिक श्रवण। यहाँ पर बात आएगी कि सामान्यतः किसी द्वितीयक भाषा के लोगों के मध्य रहते हुए बिना किसी औपचारिक श्रवण अभ्यास के ही अधिकतर लोगों में उस भाषा की
श्रवण दक्षता का विकास हो जाता है। जैसे जिस भाषा का अपने को ज्ञान नहीं है, उस भाषा से अगर जुड़े लोग अपने साथ में घूम रहे हैं, अपने दोस्त ऐसे हैं जो अपनी भाषा से अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अपने को भी उनकी भाषा जो है थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है। जैसे सरल तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए कि पंजाबी बोलने वाला, पंजाबी गाने सुनने वाला दोस्त कोई है अपना, या फिर पंजाबी गाने अपन सुनना शुरू करते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में अपन ये देखते हैं कि वो गाने अपन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है काफ़ी हद तक अपने को वर्ड्स समझ में आने लगते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है कि अनौपचारिक स्वर्ण यहाँ पर, तो अपन उसको भी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं। सामान्य स्वर्ण या फिर निष्क्रिय स्वर्ण भी इसी प्रकार का प्रभाव डालता है। द्वितीयक भाषा को सीखने के इच्छुक व्यक्ति अन्य कार्यों में लगे हुए होने पर भी मस्तिष्क की रचना विशेषता के कारण द्वितीयक भाषा को सुनते हुए धीरे धीरे स्वर्ण पक्ष में पुष्ट हो जाते हैं और भाषा सीख लेते हैं। इसके बाद में पांचवा जो आधार है वो है बाधाहीन स्वर्ण। रेल, बस स्टेशन, कारखाने, राजमार्ग आदि के पास मकान में रहने वाले व्यक्तियों को शुरू में वहां पर तरह तरह के शोरगुल के कारण एकाग्रता के कार्यों, नींद में कुछ दिनों तक बाधा पड़ती है, किंतु धीरे धीरे वे उसके आदी हो जाते हैं। वह शोरगुल उनकी एकाग्रता के कार्यों या नींद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो बाधाहीन स्वर्ण होना भी जरूरी है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, 5 आधार जो कि श्रवण कौशल को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास अपन कैसे करेंगे, उसकी गतिविधियों के लेकर के भी प्रश्न आ जाता है। तो पहला बिंदु क्या करेंगे, कक्षा के भीतर अपन कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे अध्यापक और बच्चों का संबंध अभिव्यक्ति को कक्षा के भीतर प्रभावित करता है। अध्यापक के पढ़ाने के अंदाज, विषय वस्तु के बारे में दी गई जानकारी, गृह कार्य इत्यादि बच्चों की अभिव्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। तो कक्षा के भीतर अपन ये काम कर सकते हैं। दूसरा बिंदु कक्षा के बाहर, तो विद्यालय में कक्षा के बाहर बच्चों के लिए काफ़ी अवसर होते हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद इत्यादि का आयोजन होता रहता है। जैसे प्रार्थना सभा, बाल सभा, उत्सव, पर्व, जयंती आदि। तो वहाँ पर भी मौखिक अभिव्यक्ति का यहाँ पर विकास हो सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सेकेंड यूनिट के लिए यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपनी कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए हिंदी के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहां से दोस्तों आप यूनिट वाइज सारी वीडियोस को एक साथ देख करके अपने हिंदी पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।